हेलो बच्चों, कैसे हो आप। तो आज की इस क्लास के अंदर पढ़ने वाले हैं हम नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़, केमिकल एज वेल एज फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो पहली वाली क्लास के अंदर पढ़ा था हमने मेटल्स, उसकी केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड इट्स यूजेस। ठीक है बेटा। तो इस सेकंड पार्ट के अंदर हम पढ़ने वाले हैं नॉन मेटल्स के बारे में। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। नॉन मेटल्स, ए नॉन मेटल इज एन एलिमेंट हुज एटम रेडली गेन, मतलब जल्दी से उसके नॉन मेटल के एटम्स क्या है, जल्दी से क्या कर लेते हैं, जो मेटल द्वारा छोड़े गए आयंस हैं उसको क्या कर लेते हैं, रिसीव कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर लेते हैं। देखिए, ए नॉन मेटल इज इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म नेगेटिव आयन। और कैसे आयन बनाते हैं बेटा, नेगेटिव आयन बनाते हैं। ठीक है, दीज आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। क्या है ये नॉन मेटल्स, इलेक्ट्रोनेगेटिव। और मेटल्स क्या है बेटा, इलेक्ट्रो पॉजिटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव कैसे हैं, एज दे फॉर्म नेगेटिव आयन बाय गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन को लेके और आयन बनाता है नेगेटिव, उसको क्या कहते हैं हम, इलेक्ट्रोनेगेटिव। और जो छोड़ के पॉजिटिव आयन बनाता है उसको क्या कहेंगे हम, इलेक्ट्रो पॉजिटिव। ठीक है। उसके बाद देखिए, अकरेंस ऑफ नॉन मेटल, मिलती कहाँ है, कैसे मिलती है बेटा। ठीक है, तो नॉन मेटल्स आर प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट। ये कहाँ मिलती है, अर्थ क्रस्ट के अंदर। ऑक्सीजन इज द मोस्ट अबंडेंट नॉन मेटल इन द अर्थ क्रस्ट। जो सबसे ज़्यादा नॉन मेटल जो अर्थ क्रस्ट के अंदर पाई जाती है वो कौन सी है बेटा, ऑक्सीजन। उसके बाद दूसरे नंबर पर कौन है, सिलिकॉन। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी। वन बाय वन देखेंगे बढ़िया तरीके से। तो चलिए देखिए, पहले बता देता हूँ आपको कि जो नॉन मेटल्स होती हैं वो क्या है, अपोजिट प्रॉपर्टी रखती है वो मेटल्स की। देखिए आपको क्लियर कर देंगे हम, बोर्ड पे आइए। हार्डनेस क्या, मेटल्स नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट और मेटल्स क्या होते हैं जनरली हार्ड। ठीक है। उसके बाद देखिए लस्चर, मेटल्स आर नॉन लस्चरस, चमकीली नहीं होती है। लस्चर मतलब चमकीली, ठीक है, चमकती नहीं है, बट मेटल्स आर लस्चर्स। उसके बाद है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी के अंदर क्या है, नॉन मेटल्स डू नॉट शो डक्टिलिटी, मतलब उनकी तार नहीं बनाई जा सकती। ऑक्सीजन की तार कैसे बनाओगे, नाइट्रोजन की कैसे बनाओगे, बोलो। देन मेलेबिलिटी, मेलेबिलिटी के अंदर मेटल्स आर नॉन मेलेबल, उनके पीट कर हथौड़े से कैसे चद्दर बनाओगे, समझ में आ रहा है। ठीक है। उसके बाद देखिए सोनोरस, नॉन मेटल्स आर नॉन सोनोरस, जब उनके ऊपर स्ट्राइक करेंगे तो वो क्या है, साउंड प्रोड्यूस नहीं करेंगे। ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखिए डेंसिटी, नॉन मेटल हैव लो डेंसिटी। कितनी लो डेंसिटी होती है, एग्जांपल के लिए नाइट्रोजन की होती है 1.25 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और जो ऑक्सीजन की होती है वो 1.32 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, अब देखिए बेटा, अब ये जो हार्डनेस थी उसका रीज़न क्या, मतलब ये इसके जो नॉन मेटल्स हैं वो सॉफ्ट है, उसका रीज़न क्या है। रीज़न देखिए, ड्यू टू नॉन रिजिड पैकिंग। किसके कारण, नॉन रिजिड पैकिंग, वो कठोरता से पैकिंग नहीं होती उसकी एटम्स की। ठीक है, समझ में आ गया। तो नॉन रिजिड पैकिंग ऑफ देयर एटम्स। एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन कौन है, डायमंड, जो क्या है एलोट्रोप ऑफ कार्बन, जो क्या है नेचुरली अकरिंग हार्डेस्ट सब्सटेंस, जो क्या है जो प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है बेटा। ठीक है। अब देखिए इसके अंदर नॉन लस्चर्स हैं, किसके कारण, इसके एक्सेप्शन है ग्रेफाइट और आयोडीन। ग्रेफाइट और आयोडीन क्या है, चमकीले होते हैं, लस्चर शो करते हैं बेटा। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी के अंदर क्या है, नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर। नॉन मेटल्स क्या है, बैड कंडक्टर हैं, बोथ थर्मली एज वेल एज इलेक्ट्रिकली, विद्युत की भी और ऊष्मा की भी क्या है, वो कुछ अलग है बैड कंडक्टर से। रीजन क्या है, एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। ये क्या करती है, गेन करती इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज बनाती है। ठीक है। अब देखिए एक्सेप्शन कौन है इसके अंदर, ग्रेफाइट, जो क्या है एलोट्रोप ऑफ कार्बन, जो क्या करता है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है बेटा। और ग्रेफाइट कहाँ मिलता है, आपके जो पेंसिल होती है उसको जो नक्शा होता है उसको लिखने के लिए ब्लैक कलर का होता है, वो क्या है, ग्रेफाइट है बेटा। ठीक है। उसका जो है यूजेस वगैरह देखेंगे हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के चैप्टर के अंदर, पूरा ग्रेफाइट को डिस्कस करेंगे हम। ठीक है। एलोट्रोप ऑफ कार्बन ये क्या है, डायमंड और ग्रेफाइट है, और जो मैन मेड है वो है फुलरिन। तो ये आएगा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर के अंदर। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थी ये बेटा नॉन मेटल्स की। अब देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ
नॉन मेटल। देखिए बच्चों, अब हम देखने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। तो सबसे पहले देखेंगे हम नॉन मेटल्स की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ। तो जब भी नॉन मेटल्स रिएक्ट करती हैं ऑक्सीजन के साथ तो क्या बनाती हैं, नॉन मेटलिक ऑक्साइड। ठीक है, तो क्या बनाया, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स फॉर्म रिस्पेक्टिव नॉन मेटलिक ऑक्साइड विद ऑक्सीजन। देखिए नॉन मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट की तो क्या बनाया बेटा, नॉन मेटलिक ऑक्साइड। अब ये नॉन मेटलिक ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिडिक इन नेचर। ठीक है, क्या होते हैं, जो माध्यम होता है उनका नेचर, प्रकृति कैसी होती है, वो एसिडिक होती है। ठीक है, अब जब इन नॉन मेटलिक ऑक्साइड को वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो ये क्या बनाएंगे बेटा, एसिड बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एसिड बनाएंगे। और ये जो एसिड होते हैं वो क्या करते हैं, ब्लू लिटमस पेपर को रेड कलर के अंदर चेंज कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। नॉन मेटल ले लिए हमने पहले कार्बन, तो कार्बन सॉलिड ऑक्सीजन गैस की फॉर्म में है और रिएक्शन करवाई तो क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ठीक है, अब ये कार्बन डाइऑक्साइड कैसी होती है, एसिडिक ऑक्साइड। देखिए हमें पता है, पहले ही हम पढ़ चुके हैं एसिड बेस सॉल्ट चैप्टर के अंदर कि जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं और जो नॉन मेटलिक ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। अब ये नॉन मेटलिक ऑक्साइड वो एसिडिक ऑक्साइड बनाया। ठीक है, एसिडिक नेचर का। अब ये जो एसिडिक ऑक्साइड है इसको CO2 को लिया, गैस को, वाटर लिक्विड, और बना दिया क्या, कार्बनिक एसिड बना दिया बेटा एक्वस की फॉर्म में। तो क्या बन गया, कार्बनिक एसिड। और एसिड क्या करते हैं, ब्लू लिटमस पेपर को किस में बदलते हैं, रेड के अंदर। ट्रिक बता रखी है मैंने आपको। ठीक है, उसके बाद देखिए रिएक्शन ऑफ सल्फर विद ऑक्सीजन। अब देखते हैं कि सल्फर जो है वो ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करता है। सल्फर भी क्या है, एक नॉन मेटल, रिएक्ट किसके साथ किया, ऑक्सीजन के साथ। अब देखिए ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो क्या बना दिया, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस की फॉर्म में। अब देखिए गैस जो ले ली हमने SO2, इधर ले लिया H2O लिक्विड। अब ये जो है इसी जनरल इक्वेशन को क्या है, सेटिस्फाई करेगा, H2O, और बना देगा क्या, सल्फ्यूरस एसिड, H2SO3 बनाएगा। क्या बनाएगा, SO2 प्लस H2O मिलकर क्या बनाएंगे बेटा, H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड बनाएंगे। ठीक है, तो ये थी जो नॉन मेटल्स हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती हैं तो क्या बनाती है। अब देखते हैं नॉन मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं तो क्या बनाती हैं, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद वाटर। अब जनरली नॉन मेटल्स क्या है, वो डू नॉट रिएक्ट विद वाटर और स्टीम, ना ही तो वो पानी के साथ और ना ही भाप के साथ क्या है रिएक्ट करते हैं, बिकॉज नॉन मेटल कैन नॉट गिव इलेक्ट्रॉन्स टू हाइड्रोजन टू रिड्यूस हाइड्रोजन आयन फ्रॉम वाटर इनटू हाइड्रोजन गैस। वाटर के अंदर से हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए या हाइड्रोजन को रिड्यूस करने के लिए वो क्या है, उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। किसके पास बेटा, नॉन मेटल्स के पास। अब देखिए एग्जांपल के साथ समझते हैं। तो रिएक्शन ऑफ सल्फर विद वाटर। अब ये जो सल्फर है वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। क्या रिएक्ट करेगा, क्योंकि इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, डू नॉट गिव इलेक्ट्रॉन टू रिड्यूस, यहाँ से टूट सके हाइड्रोजन और क्या कर सके, हाइड्रोजन गैस बना सके। तो ये है ही नहीं इलेक्ट्रॉन, तो इनके पास पहले ही पढ़ा है हमने कि जो नॉन मेटल्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कंडक्टिविटी। ठीक है, तो नो रिएक्शन। ऐसे ही कोक के साथ, कोक क्या है, कार्बन प्लस H2O और रिएक्शन, नो रिएक्शन। ओके, अब देखते हैं डाइल्यूट एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं और साल्ट सॉल्यूशन। देखिए बच्चों, नॉन मेटल की रिएक्शन देखते हैं डाइल्यूट एसिड के साथ और नॉन मेटल सॉल्ट के साथ। तो देखिए नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड। जो है नॉन मेटल है वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करती है। ये रिएक्शन करने के लिए बेटा, जो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है बेटा, उसकी इलेक्ट्रॉन की। तो जो इलेक्ट्रॉन वो नॉन मेटल के पास है नहीं, तो कैसे करेगी रिएक्शन, देयर इज नो रिएक्शन बिटवीन डाइल्यूट एसिड एंड नॉन मेटल। एग्जाम्पल के लिए जैसे कार्बन है वो HCl के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, फॉस्फोरस है HCl के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। ओके बेटा, नेक्स्ट देखिए रिएक्शन ऑफ एसिड विद साल्ट सॉल्यूशन। ए मोर रिएक्टिव नॉन मेटल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव नॉन मेटल्स। ओके, नॉन मेटल सॉल्ट कौन सा है, ये रहा सोडियम ब्रोमाइड।
ठीक है, नॉन मेटल सॉल्ट है ये सोडियम ब्रोमाइड, इसके साथ क्लोरीन गैस ऐड की। जो क्लोरीन है वो ब्रोमीन से क्या है, हाईली रिएक्टिव है बेटा, ठीक है। तो हाईली रिएक्टिव होने के कारण ये इसको ब्रोमीन को इसके प्लेस से क्या कर देगी, डिस्प्लेस, और क्लोरीन क्या आ जाएगा यहाँ। अब देखिए बनेगा क्या, सोडियम क्लोराइड NaCl एक्वस, और जो ब्रोमीन है वो डिस्प्लेस हुआ है तो Br2 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद साल्ट सॉल्यूशन और डाइल्यूट एसिड समझ में आ गया होगा आपको। अब देखते हैं यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स। देखिए बेटा नॉन मेटल के यूजेस देखते हैं, तो सबसे पहला यूज है इन बायो प्रोसेस। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, बायो प्रोसेस के अंदर यूज की जाती है। कौन कौन से बायो प्रोसेस बेटा, जैसे ऑक्सीजन है वो रेस्पिरेशन के लिए, इनटेक की ऑक्सीजन और एक्सहेल की कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये जो छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड है वो रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स, ठीक है। फोटोसिंथेसिस से क्या करते हैं, पौधे अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है। तो यूजफुल फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म, वेरी वेरी यूजफुल, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, लेबोरेटरीज़ के अंदर कैसे इस्तेमाल किया जाता है, बहुत सारे केमिकल्स बनाने के लिए, जैसे हाइड्रोजन का एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, सल्फ़र का एज ए सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए, नाइट्रोजन का नाइट्रिक एसिड बनाने के लिए, ठीक है। तो ऐसे क्या है, लेबोरेटरीज़ के अंदर बहुत सारे इस्तेमाल करने के लिए इनका यूज किया जाता है नॉन मेटल्स का। अब देखते हैं जो नॉन मेटल्स है वो हेल्थ एंड प्रोटेक्शन के अंदर कैसे काम करती है। जो सल्फ़र है वो क्या है, एज ए फंगिसाइड, क्लोरीन का डिसइंफेक्टेंट एंड इंसेक्टिसाइड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है बेटा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए नॉन मेटल्स इन वेरियस गुड। अब सल्फ़र जो है वो किस किस के अंदर यूज़ किया जाता है, एज ए डिटर्जेंट, एज ए डिसइंफेक्टेंट, गन पाउडर के अंदर, ठीक है, मैचिस के अंदर, बैटरीज़ के अंदर, ठीक है। तो बहुत सारे यूजेस हैं बेटा नॉन मेटल्स के। और देखिए नॉन मेटल्स एज ए फ्यूल के रूप में कैसे इस्तेमाल की जाती हैं। जो हाइड्रोजन फ्यूल है, जो बेटा देखिए आपने सुना होगा कि रॉकेट के अंदर कौन सा फ्यूल डलता है, हाइड्रोजन फ्यूल। तो हाइड्रोजन क्या है, एक नॉन मेटल, तो नॉन मेटल का यूज़ हो गया ना एक एज ए फ्यूल। अब देखिए जो फॉसिल्स फ्यूल है हमारी, बहुत सारी फॉसिल्स फ्यूल हैं, कौन कौन सी हैं, कोयल एंड पेट्रोलियम, ठीक है, बहुत सारे नहीं है, दो ही है, ठीक है। तो कोल एंड पेट्रोलियम, तो कोल एंड पेट्रोलियम के अंदर क्या है, किसके कंपाउंड हैं ये, बेसिकली कार्बन के, और कार्बन क्या है, एक नॉन मेटल। तो जितने भी एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस हैं, चाहे व्हीकल चलाना हो, चाहे एनर्जी जनरेट करनी हो, चाहे कुछ भी हो जाए, तो सारे के सारे इनके अंदर किसका उपयोग किया जाता है बेटा, फॉसिल्स फ्यूल का। और फॉसिल्स फ्यूल किससे बनी हुई है, नॉन मेटल से, ठीक है। तो नॉन मेटल्स क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कहने का मतलब क्या है, नॉन मेटल्स एज वेल एज मेटल्स क्या है, बहुत ज़रूरी है ह्यूमन बींग्स के लिए, ठीक है बेटा। तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो देखिए मेलेबल एंड डक्टाइल कौन होती हैं, मेटल्स जो है वो मेलेबल मतलब कि पतली चादरों के अंदर पीटा जा सकता है, और डक्टाइल मतलब तारे बनाई जा सकती है, ठीक है। नॉन मेटल्स आर नॉन मेलेबल नॉन डक्टाइल, ना ही तो चादर बनाई जा सकती हैं पीट कर पतली, और ना ही खींच कर तारे बनाई जा सकती हैं। दूसरा देखिए नॉन लस्चरस एंड नॉन सोनोरस। लस्चरस का मतलब ना ही तो लस्चरस का मतलब चमकीली होती हैं, और सोनोरस का मतलब जब इनके ऊपर स्ट्राइक करते हैं, किसी चीज़ से पीटते हैं इनको, तो साउंड प्रोड्यूस करती है। जैसे मैंने बेल का एग्जांपल दिया था आपको कि जो आपके स्कूल की बेल जब बजाता है पियन, तो क्या है वो आवाज़ करती है टन टन की, ठीक है। उसके बाद जो नॉन मेटल होती हैं वो क्या है, नॉन लस्चरस एंड नॉन सोनोरस, ओके। सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, जो रूम टेम्परेचर के अंदर ऊपर जो मेटल्स हैं वो क्या है, सॉलिड पाई जाती है सॉलिड फॉर्म में, और जनरली लिक्विड फॉर्म में पाई जाती हैं नॉन मेटल्स, और गैसियस फॉर्म में, ठीक है। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है, हाई होता है, और नॉन मेटल्स का क्या होता है, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ओके। उसके बाद है हाई टेंसिल स्ट्रेंथ, जब इनके ऊपर मेटल्स के ऊपर जब कोई टेंस दिया जाता है, फोर्स अप्लाई किया जाता है, तो इनकी जो अगर खींचने के लिए ही अगर मान लो फोर्स अप्लाई करेंगे तो इनकी टेंसिल स्ट्रेंथ जो होती है वो ज़्यादा होती है, बट नॉन मेटल्स की क्या है, ज़्यादा नहीं होती। इनका यूजेस बेटा किया जाता है एलॉय बनाने में, इनका यूज किया जाता है मेटल के साथ, और ओकेजनली एलॉय बनाने में, ठीक है।
आशा करते हैं आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है लूज इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कैटायन। पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन आर नोन एज कैटायंस और नेगेटिव चार्ज्ड आयन आर कॉल्ड एज एनायंस। तो जो नॉन मेटल्स है वो गेन इलेक्ट्रॉन इजिली टू फॉर्म एनायंस। ओके, नेक्स्ट फॉर्म बेसिक ऑक्साइड। जो मेटल्स हैं वो बेसिक ऑक्साइड बनाती है, बट सम मेटल्स फॉर्म एम्फोटेरिक ऑक्साइड ऑल्सो। जो नॉन मेटल्स है वो फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड, बट सम नॉन मेटल्स फॉर्म न्यूट्रल ऑक्साइड्स आल्सो। तीसरा है इवॉल्व हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड, डू नॉट इवॉल्व हाइड्रोजन गैस फ्रॉम डाइल्यूट एसिड। जो नॉन मेटल्स हैं वो हाइड्रोजन को नहीं निकाल पाती हैं डाइल्यूट एसिड के अंदर से, क्योंकि निकालने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? फ्री इलेक्ट्रॉन की, जो इनके पास होते नहीं है। वो खुद क्या करते हैं? गेन इलेक्ट्रॉन। ओके, दैट्स वाई दी नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव बट metals are electropositive in nature. नेक्स्ट इज फॉर्म आयनिक क्लोराइड्स। जो मेटल्स हैं वो क्या करती हैं? आयनिक क्लोराइड बनाती हैं, बट नॉन मेटल्स फॉर्म कोवलेंट क्लोराइड्स। नेक्स्ट लास्ट प्रॉपर्टीज यूजली डू नॉट कंबाइन विद हाइड्रोजन। जो मेटल्स हैं वो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन नहीं करती हैं, बट जो नॉन मेटल्स हैं वो क्या है? कंबाइन करके हाइड्रोजन के साथ कोवलेंट हाइड्राइड बनाती हैं। ठीक है, परंतु कुछ एक जो मेटल्स हैं वो भी क्या है? उसके खुद के क्या बना लेती है? 2-4 मेटल हैं जो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होती है और क्या है? हाइड्राइड्स बना लेती हैं। ठीक है बेटा, तो कैसे लिए आपको केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़। ऐसे ही 10th क्लास के कंप्लीट सिलेबस के लिए साइंस के इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। आने वाले समय में हम साइंस के अलावा मैथ्स का भी और इंग्लिश के भी यहाँ आपको क्लासेस प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, तो चलिए बेटा इंटरेक्शन देखते हैं मेटल्स की नॉन मेटल्स के साथ। जब मेटल्स नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करती हैं तो क्या कंपाउंड बनाती हैं? आयनिक कंपाउंड बनाती है। क्या कहा? जब मेटल्स नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करती तो आयनिक कंपाउंड बनाती हैं। ठीक है, तो देखिए व्हेन मेटल रिएक्ट विद नॉन मेटल्स फॉर्म आयनिक कंपाउंड। ठीक है, तो मेटल ले लिए हमने, सोडियम और नॉन मेटल है क्लोरीन, मिलकर क्या बना दिया? NaCl आयनिक कंपाउंड। सोडियम क्लोराइड बना दिया इन्होंने आयनिक कंपाउंड। NaCl क्या है? एक आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड कौन से होते हैं? जिनके बीच में नॉन मेटल और मेटल के बीच में कैसे बॉन्ड बनेंगे? आयनिक बॉन्ड बनेंगे, उसको क्या कहेंगे हम? आयनिक कंपाउंड कहेंगे। ठीक है बेटा, अब देखिए नेक्स्ट देखिए, जब नॉन मेटल किसी अदर नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करेगी तब क्या बनाती है? तब क्या बनाती है? वो कोवलेंट कंपाउंड बनाती है। जैसे पहली नॉन मेटल ले ली हमने हाइड्रोजन, दूसरी है ऑक्सीजन। हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर क्या बना दिया? H2O वाटर। वाटर क्या है? एक कोवलेंट कंपाउंड है। क्या है? कोवलेंट कंपाउंड है, क्योंकि वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है वो कौन सा बॉन्ड है बेटा? कोवलेंट बॉन्ड है। ठीक है, अब देखिए ये कोवलेंट बॉन्ड क्या नाम है? कोवलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, ये है क्या? बॉन्ड 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 बॉन्ड। अब आपको पता है या नहीं भी पता है तो चलिए डिस्कस करते हैं हम। देखिए बेटा केमिकल बॉन्ड क्या होता है, कैसे बनता है, सारे के सारे देखने वाले हैं अभी। तो चलिए शुरू करते हैं। केमिकल बॉन्ड, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट होल्ड 2 and more एटम्स आयंस टुगेदर इन ए केमिकल स्पीसीज। किसी भी केमिकल स्पीसीज के अंदर, किसी भी प्रकार की प्रजाति हो चाहे केमिकल की, ठीक है, तो उसके अंदर जो एटम, एक एटम दूसरे एटम को जोड़ के रखता है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों के बीच में होता है, उसको क्या कहते हैं बेटा? हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं। समझ में आया? कि जो खिंचाव है या अट्रैक्शन है उनके बीच में, उसी को क्या कहेंगे हम? केमिकल बॉन्ड कहेंगे किसी भी केमिकल स्पीसीज के अंदर। ठीक है, अब ये देखिए, अब ये केमिकल जो बॉन्ड है वो कितने टाइप का होता है? ये होता है बेसिकली बेटा 3 टाइप का। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला है आयनिक बॉन्ड, दूसरा है कोवलेंट बॉन्ड, तीसरा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आयनिक, कोवलेंट, कोऑर्डिनेट। ठीक है, 3 प्रकार पढ़ रहे हैं हम केमिकल बॉन्ड के। ठीक है, ये जो आयनिक बॉन्ड है वो किससे बनता है? ये आयन्स के बीच में अट्रैक्शन से। मान लिया कि X कोई आयन है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और Y कोई आयन है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब ये कैसे बनेगा? ये आयन्स के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन होता है। आपने पढ़ा है ना, पॉजिटिव को रिपेल करता है, नेगेटिव को रिपेल करता है, बट
नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है और पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, तो दोनों क्या है, अट्रैक्शन। तो इनके बीच में अट्रैक्शन की वजह से क्या बनता है बेटा, आयनिक बॉन्ड बनता है। ठीक है, अब देखिए उसके बाद है कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड के अंदर क्या है, ये इधर एक कोई एटम है और इधर क्या है, एक एटम है। अब ये दोनों एटम क्या है, दोनों एक दूसरे को डोनेट करेंगे। क्या है, डोनेट, मतलब भाई तेरा भी काम चला ले और मेरा भी काम चल जाएगा। वह देखिए जैसे एक्स के पास एक इलेक्ट्रॉन है और वाई के पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक्स को भी एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए और वाई को भी एक चाहिए है, तो वो उस टाइम पे क्या है, उसको उससे शेयर कर लेता है, वो उसके टाइम पे उससे शेयर कर लेता है। समझ में आ रहा है ना, ये नहीं आ रहा है, ओके ठीक है। अब देखिए एक्स के पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसने शेयर कर लिया वाई का, और वाई ने शेयर कर लिया एक्स का, और दोनों के बीच में क्या हो गया, बॉन्ड बन गया बेटा। ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड समझ में आएगा। बट कोऑर्डिनेट के बीच में सिर्फ एक ही क्या है, सिंगल एटम ही क्या है, शेयरिंग करता है, सिर्फ एक ही क्या है, वो उसको देता है। जैसे होता नहीं है कि जैसे कई बार सिर्फ यही होता है कि आपके पिता ही आपको क्या है, पैसे देते रहते हैं, तो सिंगल एटम शेयरिंग। ठीक है, जब आप कामयाब हो जाते हो तब क्या करते हो, उनको देने लग जाते हो, वो क्या हो जाएगा, कोवलेंट हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, बस दैट्स ऑल। अभी देखिए केमिकल बॉन्ड जो है वो मतलब क्यों बनते हैं केमिकल बॉन्ड, क्या कारण है कि केमिकल बॉन्ड बनने का। देखिए सबसे पहला है टू अटेन मिनिमम एनर्जी। अब ये केमिकल बॉन्ड बनते ही क्या है, उनकी एनर्जी मिनिमम हो जाती है, और एनर्जी मिनिमम होने से क्या है, वो स्टेबल हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे आपके बाइक के अंदर तेल है और तेल जो है, पेट्रोल जो है वो ख़त्म हो गया है, अगर कम हो गया है तो क्या आप ज़्यादा चलाओगे या कम चलाओगे, बेसिक सी बात है, कम चलाओगे। अगर फुल है टैंक तो सारा दिन समझ में आ रहा है ना। अगर एनर्जी ज़्यादा है तो रिएक्शन कर जाएंगे, स्टेबल नहीं रहेंगे। ठीक है, अगर कम है एनर्जी तो क्या है, वो स्टेबल हो जाएंगे। जैसे आपको थकान होगी तो क्या हो जाएगा, आप बैठ जाओगे ना, खाट में बिस्तर में लौट जाओगे ना, ऐसे ही अगर एनर्जी फुल है दौड़ोगे, भागोगे, नाचोगे, कूदोगे, खेलोगे, है ना। समझ में आ रहा है ना। ठीक है, अब देखिए उसके बाद दूसरा कॉज क्या है, टू अटेन नियरेस्ट इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। जो नियरेस्ट है जैसे कि हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, ये सारे के सारे, रेंडोन, जीनोन, ये सारी की सारी क्या है, इनर्ट गैसेस हैं। ये बेटा रिएक्ट ही नहीं करती हैं किसी के साथ ही, क्योंकि इनका ऑक्टेट भी क्या है, डबलेट, ऑक्टेट्स क्या है इनके, कंप्लीट है। ऑक्टेट सारे के सारे के कंप्लीट है, इसलिए क्या है, ये रिएक्ट नहीं कर पाती, क्योंकि ना ही तो इन्हें इलेक्ट्रॉन छोड़ने की जरूरत है, ना ही इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत है। जैसे हमने पढ़ा है मेटल की प्रॉपर्टी के अंदर कि मेटल क्या करती है, जनरली डोनेट करती है एटम स्टेबल होने के लिए, और नॉन मेटल क्या स्टेबल होने के लिए एक्सेप्ट करती है। तो इसलिए मेटल क्या हो जाती है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव, और नॉन मेटल क्या हो जाती है, इलेक्ट्रो नेगेटिव। समझ में आ रहा है। तो वैसे अब इनर्ट गैसेस को क्या है, ना ही तो इलेक्ट्रॉन छोड़ने की आवश्यकता है और ना ही लेने की आवश्यकता है, ये पहले ही स्टेबल है। तो इसीलिए टू अटेन इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इनर्ट गैस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन प्राप्त करने के लिए या बनाने के लिए उनको क्या है, एक केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन करनी पड़ती है। ठीक है बेटा, कॉजेज ऑफ केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड कितने प्रकार के होते हैं और व्हाट इज केमिकल बॉन्ड, आपको समझ में आ गया होगा, शाबाश। देखिए बच्चों, सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन देखते हैं। अभी हमने पढ़ा है कि जो सोडियम क्लोराइड है वो कैसा है, एक आयनिक कंपाउंड है। तो आयनिक कंपाउंड है मतलब कि इसके बीच में बॉन्ड कैसा बनेगा, आयनिक बॉन्ड। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फॉर्मेशन सोडियम क्लोराइड की। अब सोडियम क्लोराइड के है क्या, देखिए एक आयनिक कंपाउंड, ठीक है, आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड के अंदर क्या होएगा, आयंस के बीच में अट्रैक्शन होएगा, तभी तो कैसा बॉन्ड बनेगा, केमिकल बॉन्ड, और उस केमिकल बॉन्ड का नाम क्या है, आयनिक बॉन्ड। समझ में आ रहा है। तो देखिए बनाते हैं हम केमिकल बॉन्ड सोडियम और क्लोरीन के बीच में। तो सबसे पहले लेते हैं सोडियम। सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना बेटा, 11। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो 281। ठीक है, अब ये क्या करेगा, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा। अब सोडियम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ता है तो एक पॉजिटिव चार्ज, प्लस में इलेक्ट्रॉन कितने छोड़े, 1 इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, चार्ज कैसा आएगा, सोडियम पॉजिटिव। अब दूसरा है क्लोरीन। अब क्लोरीन की जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, 17। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसकी 2, 8 और 7। अब इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितना चाहिए है, एक इलेक्ट्रॉन,
ऑक्टेट मतलब ऑक्टेट कितने इलेक्ट्रॉन से कंप्लीट होता है? 8 से। तो इसको कंप्लीट करने के लिए 7 चाहिए थे, इसको कंप्लीट करने के लिए 1 चाहिए। तो ये क्या करेगा, एक इसने जो छोड़ा है वो क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। मेटल डोनेट इलेक्ट्रॉन, नॉन मेटल एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। समझ में है, पहले ही पढ़ा था हमने। तो देखिए, तो जो सोडियम है, मतलब सोडियम नहीं सॉरी क्लोरीन, क्लोरीन क्या करेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको क्या कर लेगा, रिसीव कर लेगा। और जो नॉन मेटल है वो इलेक्ट्रॉन को रिसीव करके कैसे चार्ज बनाते हैं बेटा, नेगेटिव चार्ज। कैसे चार्ज बनाते हैं, नेगेटिव आयंस, नेगेटिव आयन बनाते हैं। और इन नेगेटिव आयंस को क्या कहते हैं हम, एनायन। और पॉजिटिव चार्ज जिसके ऊपर आता है उसको क्या कहते हैं हम, कैटायन। मेटल क्या बनाती है, कैटायंस, और नॉन मेटल क्या बनाती है, एनायंस। अब देखिए फॉर्मेशन देखते हैं इसकी कैसे होती है। जो सोडियम है उसके जो आउटर मोस्ट वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 थे। तो इसको क्या है, अब ये सोडियम ने क्या कर लिया, एक छोड़ दिया, और क्लोरीन ने वो जो एक छोड़ा हुआ उसको क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। अब सोडियम के ऊपर चार्ज कैसा था, पॉजिटिव, और क्लोरीन के पास चार्ज कैसा है, नेगेटिव। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे बेटा, और इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड बन जाएगा। या तो आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, या फिर एक दूसरा तरीका है कि जो आउटर मोस्ट वैलेंस शेल में सोडियम के कितने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन को हमने दर्शा लिया ऐसे स्टार से। और क्लोरीन के पास कितने हैं, क्लोरीन के पास है बेटा आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं, 7। तो इसको कर लेंगे इधर 7, इसको ऐसे क्रॉस की फॉर्म में, 3 4 5 6 और 1 7। अब इसको कैसे दर्शाएंगे, ऐसे ब्रैकेट बना के, और ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। समझ में आ रहा है। तो इससे क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाएगा बेटा, NaCl। ये किसकी वजह से होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। समझ में आ रहा है आपको, आयंस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो उसकी वजह से आयनिक बॉन्ड बनता है बेटा। अब ये देखिए इन्होंने क्या दे दिया, 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इसके पास कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, और इसके पास है पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज कैसा क्रिएट होगा, पोल क्रिएट हो गए, तो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे बेटा, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड समझ में आया। ऐसे ही क्या है, फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड है, पोटाशियम क्लोराइड है, सारी की सारी फॉर्मेशन ऐसे ही है। तो चलिए देखते हैं। पोटाशियम के अंदर सिर्फ क्या करना है, जहां जहां N है वहां वहां आपने K लगा देना है, K लगा देना है, K लगा देना है। तो यही डिट्टो क्या हो जाएगी, सेम क्या हो जाएगी, पोटाशियम क्लोराइड की फॉर्मेशन हो जाएगी बेटा, ठीक है। तो मैग्नीशियम क्लोराइड की फॉर्मेशन देखते हैं। फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। What is the formula of magnesium chloride? Chemical formula of magnesium chloride is MgCl2, ठीक है। तो आयनिक कंपाउंड है। अब देखिए मैग्नीशियम जो है उसका केमिकल फॉर्मूला, जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है बेटा, 12। सोडियम से एक ज़्यादा कितना होता है, 12। तो मैग्नीशियम का कितना है, 12। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 8 और 2। सोडियम का देखते, क्लोरीन का देखते हैं। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनाते हैं तो उससे पहले इसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। अब फिल करते हैं 2 8 और 7। समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी इसकी, 2 8 7, ठीक है। अब देखिए मैग्नीशियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। तब क्या है, जब ये छोड़ देगा तो इसका ऑक्टेट क्या हो जाएगा, कंप्लीट। अब देखिए Mg क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, Mg 2 छोड़ेगा तो पॉजिटिव 2 चार्ज। समझ में आ रहा है, या आगे लगा दो या फिर आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज और कितने छोड़े, 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है, मैग्नीशियम में कितने छोड़ दिए, 2 छोड़ दिए, और ये रह गया। इससे इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, स्टेबल फॉर्म में आ गया ये, ठीक है। अब देखिए अब क्लोरीन का बनाते हैं। क्लोरीन क्या करेगा, 1 ले लेगा। इसके अंदर कितने क्लोरीन है, 2। अब ये क्लोरीन कितना लेता है, 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और क्या बना लेगा, एक्सेप्ट करके नेगेटिव आयन बना लेगा, सॉरी
नेगेटिव आयन बढ़ा लेगा। ठीक है, ये 1 ले लेगा तो इसका क्या हो जाएगा 8 हो जाएंगे 7 की जगह, और इसका ऑक्टेट क्या हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, तो Cl नेगेटिव और Mg2 पॉजिटिव। अब देखते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड कैसे बनता है। तो देखिए मैग्नीशियम है इधर, वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए वैलेंस शेल वो बड़ा, देखिए एक बार ये तरीका देख लेते हैं कि इसके ऊपर कितना है 2 पॉजिटिव चार्ज, एक क्लोरीन इधर है। ठीक है, 2 नेगेटिव, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और इधर एक क्लोरीन है नेगेटिव चार्ज। अब ये क्या कर लेंगे, इनके बीच में कैसा हो जाएगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इससे क्या हो जाएगा ये जुड़ जाएंगे और क्या बना देंगे मैग्नीशियम क्लोराइड। या तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, या दूसरा तरीका क्या है बेटा, दूसरा तरीका से कैसे दिखाओगे कि जो Mg है वो क्या करेगा, इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, हम बिगर डॉट की मदद से दर्शाते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इधर है एक क्लोरीन, क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में 7, तो इसको क्रॉस से कितने हो गए 4 5 6 और 7, एक क्लोरीन है या दो क्लोरीन। ठीक है, तो एक नीचे दिखाते हैं Cl, इसको भी सेम, क्लोरीन क्लोरीन तो सेम है ना, इसलिए इनके जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्स से या क्रॉस बोलो, क्रॉस से दिखा रहे हैं। तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन दे देगा इसको और एक इलेक्ट्रॉन दे देगा इसको। समझ में आ रहा है, आप इस तरीके से दिखा सकते हो फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। अब ये दे देगा तो वही बात है कि ये छोड़ रहा है इलेक्ट्रॉन, दो छोड़ दिए, मैग्नीशियम क्लोराइड Mg2 पॉजिटिव बन जाएगा। और ये क्या है, एक इसको दे दिया, एक इसको ले लिया तो क्या बन गया Cl नेगेटिव बन गया, एक इधर ले लिया तो Cl नेगेटिव बन गया। अब ये क्या है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों के बीच में हो जाएगा। समझ में आ रहा है, आप जैसा सूटेबल और जैसा जिस तरीके से अच्छा समझे वैसा लिख सकते हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है, अगर मैक्सिमम नंबर के अंदर पूछ रखे हैं 2 नंबर में पूछे तो आप किसी भी एक तरीके से कर सकते हैं, 3 नंबर में पूछे तो आप पूरी तरह से 2-3 लाइन लिखेंगे उसके बारे में, और क्या है दोनों तरीके आप दिखा सकते हैं एग्जामिनर को कि हमें आता है भाई ये टॉपिक। ठीक है सर, कि ये टॉपिक हमें आता है, उसको अच्छे से रिप्रेजेंट करना है आपने। ठीक है बेटा, तो समझ में आया होगा मैग्नीशियम क्लोराइड की फॉर्मेशन आपको। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए बच्चों, आयनिक कंपाउंड्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो पढ़ते हैं। जो आयनिक कंपाउंड है, क्या क्या गुण होते हैं आयनिक कंपाउंड्स के अंदर। तो सबसे पहला गुण है कि आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं। आयनिक कंपाउंड्स आर हार्ड। ठीक है, उसके बाद आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। जैसे नमक देखा होगा ना, नमक क्या है, एक आयनिक कंपाउंड है, तो वो क्या है सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, नेक्स्ट इज आयनिक कंपाउंड आर जनरली सोल्यूबल इन वाटर। नमक घुल जाता है ना बस, तो आयनिक कंपाउंड्स आर सोल्यूबल इन वाटर जनरली। ठीक है, उसके बाद देखिए आयनिक कंपाउंड है हाई मेल्टिंग एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है इसका हाई होता है, और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है उसका हाई होता है। ठीक है बेटा, उसके बाद है इन सॉलिड स्टेट आयनिक कंपाउंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। नमक के अंदर ऐसे अगर तार करंट की चला देंगे, जैसे नमक की कटोरी ले, इधर से थोड़ा सा एक वायर डाल दिया, उधर से थोड़ा सा वायर डाल दिया, अब ये थोड़ी कंडक्ट करेगा। बट जब ये मोल्टन स्टेट के अंदर है, मोल्टन बोलो या फ्यूज बोलो, मोल्टन स्टेट या फ्यूज बोलो, या फिर एक्वा स्टेट के अंदर हो, तब क्या करते हैं दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। आप वाटर के पानी के अंदर घोल दो उसको, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। समझ में आ गया बेटा। आयनिक कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स you can written in the exam and get good marks. okay, देखिए बच्चों, मेटलर्जी एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स की, मेटल्स जो है वो आखिरकार मिलती कैसे है हमें, तो कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं, क्या क्या होता है, तो सारा का सारा देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं बेटा। मेटलर्जी एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। तो सबसे पहले मेटलर्जी क्या है, ये बार बार 2-3 बार बोल चुके हूँ, व्हाट इज मेटलर्जी। तो मेटलर्जी इज द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन, मेटल्स को निकालना कहां से, स्टेट फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव ओर, उसके खुद के रिस्पेक्टिव ओर से। जैसे आयरन को आयरन की ओर से, ठीक है, गोल्ड को गोल्ड की ओर से। ठीक है, तो इनको अपने अपने ओर से। अब ये सर और क्या है, और देखिए बेटा,
व्हाट आर ओर्स? द मिनरल्स फ्रॉम विच, क्या? मिनरल्स फ्रॉम विच द मेटल कैन बी कन्वीनियंटली, मतलब आसानी से, एंड इकोनॉमिकली, कम खर्चे में, एक्सट्रैक्टेड आर नोन एज ओर्स। तो जिस भी मिनरल्स में से मेटल्स क्या कम खर्चे में और आसानी से निकाली जा सके उसको क्या कहेंगे हम? ओर्स। ठीक है। और मेटलर्जी क्या है? यह प्रोसेस है किस चीज का? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल का इन प्योर स्टेट। मेटल प्योर स्टेट में मिलेंगी इस प्रोसेस से फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव ओर, उनके खुद के ओर से। तो आपको मेटलर्जी और ओर्स दोनों समझ में आ गए ना? ठीक है। अब देखिए जो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल वो कैसे कैसे होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? माइनिंग ऑफ ओर्स। तो सबसे पहले क्या करेंगे? माइनिंग ऑफ ओर्स। देखिए जो धातुएं हैं, मेटल्स है, वो क्या है? अर्थ क्रस्ट के अंदर मिलती है। और कुछ एक फ्यू मेटल्स क्या है, थोड़े से कुछ एक मीटर्स पे ही मिल जाती हैं। तो उनको क्या करेंगे? माइनिंग करेंगे, निकालेंगे उनको खोद के। ठीक है। उसके बाद देखिए साइजिंग ऑफ ओर्स। तो इनके जो मिलते हैं वो बड़े बड़े लम्प्स मिलते हैं। तो उनको क्या करेंगे? छोटे छोटे पीसीज में कट करेंगे, पहले तोड़ेंगे उनको, उसके बाद क्या है? उसको पाउडर की फॉर्म में लेके आएंगे बेटा। ठीक है। तो साइजिंग ऑफ ओर्स। और तीसरा है एनरिचमेंट ऑफ ओर्स। अब इसके अंदर क्या है? एनरिचमेंट। अब देखिए वो ओर को निकाल लिया, माइनिंग ऑफ ओर्स, उसके बाद है साइजिंग ऑफ ओर्स, तोड़ दिया। अब वो क्या गारंटी है कि वो प्योर ही निकलेगा? उसके अंदर कुछ इंप्योरिटीज भी होंगी। तो इसी इंप्योरिटीज को दूर करना क्या कहलाता है? कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स बोलो या फिर एनरिचमेंट ऑफ ओर्स बोलो। तो इसके अंदर क्या है? जो मेटल्स के साथ जो इंप्योरिटीज है उसको अलग निकाल दिया जाता है। और इन इंप्योरिटीज को क्या कहते हैं? गैंग, GANGUE। The impurity which are present with metals उसको क्या कहेंगे हम? गैंग कहेंगे। तो समझ में आ गया? मेटलर्जी, ओर्स और गैंग। तो एनरिचमेंट ऑफ और ये तीसरा प्रोसेस है। तो अब देखिए बेटा कि सारी की सारी मेटल्स जो है वो सारी की सारी मेटल एक ही प्रोसेस से नहीं मिलती है। तो हर एक मेटल को प्राप्त करने के लिए, रिसीव करने के लिए हर अलग अलग प्रोसेस है। जैसे रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी है हमने, पोटाशियम से लेकर नीचे प्लेटिनियम तक, गोल्ड तक। ठीक है। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी है हमने। इसके अंदर क्या है? कुछ एक हाईली रिएक्टिव मेटल है, मतलब बहुत ज्यादा जल्दी रिएक्ट कर देती हैं। कुछ एक मिडल रिएक्टिविटी की मेटल है और कुछ क्या है? लो रिएक्टिविटी की मेटल है। तो इन मेटल्स को इनकी रिएक्टिविटी के बेसिस पर क्या है? एक्सट्रैक्ट किया जाता है। हाई रिएक्टिविटी को अलग प्रोसेस से, मिडिल लेवल की रिएक्टिविटी वाली को अलग प्रोसेस से, और लिस्ट या लो रिएक्टिव मेटल्स को क्या है? अलग प्रोसेस से। तो अलग अलग तीनों को अलग अलग प्रोसेस से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। वो कैसे किया जाता है अभी देखते हैं। देखिए बच्चों, जो मेटलर्जी एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स है, हाई रिएक्टिविटी, लो रिएक्टिविटी और मीडियम रिएक्टिविटी, वो कैसे मेटल्स मिलती हैं हमें, कैसे एक्सट्रैक्ट की जाती हैं, तो देखिए इसके अंदर वीडियो में। तो ओर्स से क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ ओर, मतलब कि कहने का मतलब क्या है? इम्प्योरिटीज़ को अलग कर देना, अवांछनीय पदार्थ, इम्प्योरिटीज़, अनलाइक सब्सटेंसेस को रिमूव कर देना, दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स। और जो इम्प्योरिटीज़ है उसको क्या नाम कहते हैं हम? गैंग। ठीक है। अब देखिए कंसंट्रेशन ऑफ ओर हो गया। अब क्या है? हमें पता लग जाएगा कि ये जो मेटल है वो हाई रिएक्टिव की है, मीडियम रिएक्टिविटी की है और लो रिएक्टिविटी की है। हाई रिएक्टिविटी की मेटल्स लाइक सोडियम, पोटाशियम, एल्युमिनियम, ठीक है, मैग्नीशियम। तो ये क्या है? सारी की सारी हाई रिएक्टिविटी की। उसके बाद है मीडियम रिएक्टिविटी वाली, जैसे आयरन, सीसा, जिंक, ठीक है, और लो रिएक्टिविटी AU, HG, PT, ठीक है, प्लेटिनम। तो ये सारी की सारी क्या है? मेटल्स हैं जो हाई रिएक्टिव, मीडियम रिएक्टिविटी की और लो रिएक्टिविटी की। अब देखिए एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं। सबसे पहले इसका देखते हैं, मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी। इसके साथ क्या किया जाता है? इलेक्ट्रोलाइसिस। लेसिस मतलब पास करना। क्या? इलेक्ट्रो मतलब करंट पास करके, किस में? इनकी मोल्टन स्टेट, मोल्टन ओर के अंदर, पिघले हुए ओर के अंदर, ठीक है, उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइसिस से क्या है? ये मेटल्स रिसीव के प्राप्त की जाती हैं। ठीक है। और मेटल्स फिर क्या है? प्योर मेटल मिल जाएगा। तो मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी कैसे एक्सट्रैक्ट की जाती है?
मोल्टन ओर की इलेक्ट्रोलाइसिस से, ठीक है, प्योर मेटल मिल जाएगी। उसके बाद देखिए मिडल रिएक्टिविटी की जो मेटल्स है वो कैसे एक्सट्रैक्ट की जाती है। तो मिडल रिएक्टिविटी के अंदर दो प्रकार से मिलती है, या तो कार्बोनेट ओर में मिलती है या फिर सल्फाइड ओर में मिलती है। मिडल रिएक्टिविटी की जो मेटल्स हैं वो दो टाइप के ओर्स में मिलती है, कार्बोनेट ओर या सल्फाइड ओर। अब कार्बोनेट ओर की जो मेटल है उसको कैल्सिनेशन प्रोसेस से प्राप्त किया जाता है। अब कैल्सिनेशन क्या है सर? जो कैल्सिनेशन है उसके अंदर जो है वो जो कार्बोनेट ओर है उसको क्या है, लिमिटेड एयर सप्लाई के अंदर हीट किया जाता है। उससे क्या है, ऑक्साइड ऑफ मेटल मिलता है। क्या कि जो ओर मिला है, कार्बोनेट ओर है, उसको हीट करना है, गर्म करना है, ठीक है, लिमिटेड एयर सप्लाई से, तो क्या है, ऑक्साइड ऑफ मेटल मिल जाएगा हमें, ठीक है। ऐसा ही क्या है रोस्टिंग के अंदर, रोस्टिंग के अंदर क्या है, एक्सेस देनी है हमने ऑक्सीजन, एक्सेस ऑफ एयर की प्रेजेंस में हीट करना है, तब क्या मिल जाएगा हमें, ऑक्साइड ऑफ मेटल। दोनों सेम प्रोसेस हैं। इसको सल्फाइड ओर को अगर गर्म करेंगे तो रोस्टिंग, और कार्बोनेट ओर को गर्म करेंगे तो कैल्सिनेशन। समझ में आएगा? जैसे आप याद भी रख सकते हैं, सी से कार्बोनेट, सी से कैल्सिनेशन। तो मेटल ऑक्साइड फिर क्या है, मेटल ऑक्साइड को, अब देखिए किसी भी मेटल का ऑक्साइड है उसको क्या है, मेटल निकाल लिए तो उसको क्या कर देंगे, रिडक्शन करा देंगे। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के अंदर यही तो पढ़ा है हमने। क्या कर देंगे, ऑक्सीजन है तो उसको क्या कर देंगे, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। तो उसको रिडक्शन कर देंगे तो फिर क्या मिल जाएगी, मेटल मिल जाएगी। उसको क्या करेंगे, प्योरीफिकेशन कर लेंगे, मेटल को रिफाइन कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए लो रिएक्टिविटी की मेटल्स। लो रिएक्टिविटी की मेटल्स जो किस में मिलती हैं, सल्फाइड ओर के अंदर मिलती है। वही सल्फाइड ओर है तो रोस्टिंग, रोस्टिंग मतलब कि एक्सेस अमाउंट के अंदर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या करना है, हीट करना है उसको, फिर क्या मिल जाएगा, मेटल मिल जाएगी, और फिर उसको क्या कर लेंगे, रिफाइन कर लेंगे यूज करने के लिए। एग्जाम्पल के साथ समझिए, जैसे लो रिएक्टिविटी की हमने ले ली Hg। Hg कैसे मिलती है, सिनेबार, सिनेबार और है इसका ये जो है मरकरी सल्फाइड, ठीक है, सल्फाइड और से मिलती है तो मरकरी सल्फाइड है। अब मरकरी सल्फाइड को ऑक्सीजन की एक्सेस प्रेजेंस के अंदर हीट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, ये क्या, मरकरी ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। अब इसको ये लो बैलेंस भी कर दिया, तो क्या मिला, सल्फाइड और गर्म कर दिया, हीट, क्या मिला, मरकरी ऑक्साइड। अब मरकरी ऑक्साइड को फर्दर क्या करेंगे, गर्म कर देंगे, ठीक है। अब गर्म कर देंगे तो इसको क्या मिल जाएगा, ये मरकरी लिक्विड मिल जाएगा। ये सॉलिड था, ये भी सॉलिड था, ये भी सॉलिड था, ये गैस है, और ऑक्सीजन गैस निकल जाएगी। समझ में आया, लो रिएक्टिविटी की मेटल। अब देखते हैं मिडिल रिएक्टिविटी की कैल्सिनेशन के लिए। जैसे कैल्सिनेशन के लिए जिंक का एग्जांपल ले लिया, जिंक कार्बोनेट का, इसको क्या किया, गर्म किया, तो क्या मिल जाएगा, जिंक ऑक्साइड प्लस CO2। समझ में आ रहा है। उसके बाद देखिए रोस्टिंग का एग्जांपल देख लेते हैं। रोस्टिंग के अंदर क्या, सल्फाइड और ZnS। अब इसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे, एक्सेस अमाउंट ऑफ एयर के अंदर एक्सेस दे दिया इसको, तो क्या बनेगा, 2ZnO प्लस SO2, 2SO2, ये गैस, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, ZnO हो गया, इसको क्या कर देंगे, हीट कर देंगे, क्या मिल जाएगा, किसे रिडक्शन करा देंगे, कार्बन के साथ कार्बन ऐड कर देंगे इसके साथ, तो क्या मिल जाएगा हमें, जिंक और, ठीक है। तो ये जैसे ZnO है इधर, तो ये क्या हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। समझ में आ रहा है। ऐसे ही क्या है, ये ZnO मिल गया, इसको भी कार्बन के साथ गर्म कर देते हैं, जैसे ZnO कार्बन, और क्या मिल जाएगा, CO2 प्लस Zn, ये लो बैलेंस हो गया। समझ में आया बेटा कि हाई रिएक्टिविटी मेटल, लो रिएक्टिविटी की मेटल और मिडल रिएक्टिविटी की मेटल को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है जो पेपर में पूछी जाती है, कि हाई रिएक्टिविटी की मेटल्स को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। मल्टीपल चॉइस के अंदर दे दिया, इलेक्ट्रोलाइसिस, कैल्सिनेशन, रोस्टिंग, या फिर नन ऑफ दिस। तो किससे, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन ओर से, ठीक है। या फिर डेफिनेशन पूछ ली कैल्सिनेशन की, रोस्टिंग की, या एग्जाम्पल पूछ लिया कि
जो लो रिएक्टिविटी की मेटल है उसका एक एग्जांपल देके बताइए, तो आप मरकरी का एग्जांपल दे सकते हो और आपकी बुक्स में होंगे या हम डिस्कस कर लेंगे और फर्दर बेटा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, चलिए देखिए बेटा कोरोजन पढ़ते हैं कि क्या होता है कोरोजन। व्हेन ए मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंसेस अराउंड इट सच एज मॉइस्ट एयर, एसिड्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो इनके कांटेक्ट में आने से क्या हो जाता है, उसकी अपर लेयर क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, ऊपर अपर लेयर ख़राब हो जाती है, ठीक है। और इसी को क्या कहते हैं हम, कोरोजन कहते हैं, ठीक है। वो जो पहले जो ओरिजिनल मटेरियल था या कोई भी सब्सटेंस था, तो वो क्या है, उसकी ऊपर अपर लेयर को क्या है वो खो देगा, उसके ऊपर क्या है किसी कलर की लेयर जमा हो जाती है। वो किस के ऊपर कौन कौन सी लेयर जमा होती है वो देखते हैं। देखिए सिल्वर जो है, सिल्वर के ऊपर कैसी ब्लैक कलर की लेयर जम जाती है, कुछ समय बाद यूज़ करने से वो अपना शाइनी लस्टर जो है वो खो देते हैं, क्या है शाइनी लस्टर खो देते हैं, और ब्लैक कलर की कोटिंग जो उसके ऊपर जम जाती है, आ जाती है। और ये ब्लैक कलर की कोटिंग किसकी होती है, सिल्वर सल्फाइड की होती है, ठीक है। सिल्वर के ऊपर सिल्वर सल्फाइड की ब्लैक कोटिंग। उसके बाद है कॉपर के ऊपर ग्रीन कलर की, कॉपर के ऊपर ग्रीन कलर की किसकी होती है वो, कॉपर कार्बोनेट की, कॉपर कार्बोनेट की ग्रीन कलर की कॉपर के ऊपर, और जो सिल्वर सल्फाइड की वो ब्लैक कलर की सिल्वर के ऊपर। उसके बाद है आयरन की, आयरन के ऊपर क्या है ब्राउन कलर की, जिसको क्या कहते हैं रस्ट, रस्ट जंग कहते हैं, ठीक है। तो लोहे को जंग लगना किसका एग्जाम्पल है, कोरोजन का, ओके। तो देखिए अब इस कोरोजन को जो है उससे प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है, कैसे बचा सकते हैं कोरोजन से, ठीक है। तो प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन क्या है, बाय पेंटिंग, पेंट करके। तो वो पेंट करने से क्या है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं आएगी मेटल्स, किसके, एसिड्स के, मॉइस्चर के, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। उसके बाद बाय ग्रीसिंग और ऑयलिंग, ऑयल और ग्रीस भी वही पेंट वाला काम करते हैं कि एक तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आए, एक किसी लेयर के बाद कॉन्टैक्ट में आए, तो वो क्या है कुछ समय तक उसको प्रिवेंट कर सकती है कोरोजन से। या उसके बाद है गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन के अंदर होता है क्या है, आयरन पार्टिकल्स के ऊपर जिंक मेटल की क्या है एक लेयर या कोटिंग कर दी जाती है, ताकि उससे क्या है कोरोजन से बचाया जा सके। एक होती है एनोडाइजेशन, एनोडाइजेशन के अंदर एल्युमिनियम की परतें चढ़ा दी जाती है, ठीक है बेटा। तो प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, कोरोजन आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं दो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स इस लेसन के जो रह गए हैं, एक तो है थर्मिट प्रोसेस और दूसरा है एक्वारिजिया। तो दोनों देखते हैं, बने रहिए बच्चों। देखते हैं थर्मिट प्रोसेस और एक्वारिजिया को, दोनों के दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो थर्मिट प्रोसेस क्या होता है, जब आयरन ऑक्साइड को एल्युमिनियम के साथ रिएक्ट करवाया जाता है, किसके लिए, जब रेलवे ट्रैक्स वगैरह को जॉइंट करना हो, बड़े बड़े देखे होंगे ना, तो पूरी पटड़ी को जो है इकट्ठे लेके आना या लगाना वो है ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा या असंभव है, ठीक है। तो ऐसे के छोटे छोटे पार्ट्स में उनको ला के ऐसे जोड़ दिया जाता है, किस प्रोसेस से, थर्मिट प्रोसेस से। और ये रिएक्शन क्या कहलाती है बेटा, थर्मिट रिएक्शन कहलाती है। अब ये है क्या, इसके अंदर आयरन ऑक्साइड को Fe2O3, आयरन ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में और एल्युमिनियम सॉलिड फॉर्म में, इनको दोनों जब रिएक्ट करते हैं तो क्या है, आयरन जो है वो लिक्विड फॉर्म में हो जाता है, और उसके बाद है जो एल्युमिनियम ऑक्साइड बनता है वो क्या है सॉलिड फॉर्म में, और हीट, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो अब देखिए इसके अंदर जो है, अब एल्युमिनियम ने किसको डिस्प्लेस कर दिया है, आयरन को, क्योंकि एल्युमिनियम इज हाई रिएक्टिव देन आयरन। सो दैट्स वाई, इसलिए कहते हैं कि जो हाई रिएक्टिव मेटल्स हैं वो लेस रिएक्टिव मेटल्स को उसके प्लेस से डिस्प्लेस कर सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ओके। तो आपको ये समझ में आया होगा थर्मिट प्रोसेस, आयरन ऑक्साइड एल्युमिनियम के साथ क्या बनाएगा, आयरन और एल्युमिनियम ऑक्साइड हीट एक्सेस में रिलीज हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद देखिए एक्वारिजिया, व्हाट इज एक्वारिजिया, एक्वारिजिया इज ए मिक्सचर ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखिए पढ़ते हैं इसको, फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl एंड कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए, फ्रेश ही तो HCl, फ्रेश ही
नाइट्रिक एसिड और मिक्स भी फ्रेश ही किया जाना चाहिए, तब जाके किस रेशो में मिला है इसको रेशो में मिला है 3:1 रेशो में। जो 3 है वो रेशो किसका होना चाहिए, HCl का और नाइट्रिक एसिड का कितना 1 रेशो है 3:1। जैसे एग्जांपल के लिए अगर कोई 100% बनाना चाहता है सॉल्यूशन, 100 ml बनाना चाहता है तो 75 ml किसका नाइट्रिक इसका HCl का हाइड्रोक्लोरिक एसिड का और 25 ml किसका नाइट्रिक एसिड का। जैसे इसको आपको पता है, मैथ पढ़ते हैं आप, 25 × 75, ठीक है ओके। तो अब ये है क्या, एक्वारिजिया है क्या, इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं। इट कैन डिजोल्व गोल्ड, ये उन फ्यू रिएजेंट्स में से हैं जो गोल्ड और प्लेटिनम को पिघला सकते हैं। अब देखिए नाइट्रिक एसिड अकेला ना ही तो गोल्ड को पिघला सकता है, वो नहीं डिजोल्व कर सकता। ये जो है एक्वारिजिया, अगर इसके अंदर गोल्ड डाल देंगे तो गोल्ड डिजोल्व हो जाएगा, ठीक है। इतना खतरनाक लिक्विड है ये, ठीक है। तो फ्यू रिएजेंट्स में से है हाईली कोरोसिव एंड फ्यूमिंग लिक्विड। तो अकेला कोई ना ही तो HCl ना ही नाइट्रिक एसिड अकेला नहीं कर सकता। इनको अगर 3:1 रेशियो के अंदर मिक्स करेंगे तो ये क्या बनाता है, फ्रेशली एक्वारिजिया। और एक्वारिजिया क्या है, गोल्ड और प्लेटिनम को डिजोल्व कर लेता है, ठीक है ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। नेक्स्ट जो चैप्टर रहने वाला है वो हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड रहने वाला है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ जो अपनी कक्षाओं में पढ़ रहे हैं, 10th क्लास की कक्षा का चैप्टर है ना ये, तो जो 10th क्लास के अंदर पढ़ रहे हैं आपके स्टूडेंट्स, आपके दोस्त, आपके मित्र, आपके परिवार में, उन बच्चों के पास शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस वीडियो को अच्छे से अच्छे देख सकें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। टिल दैट टाइम टेक केयर।